ये वीडियो में आप देखोगे कि अगर आपको ITR 3 फाइल करनी है तो वो आप कैसे कर पाओगे। उसके लिए पहले तो जो इनकम टैक्स की साइट है उसके ऊपर आपको एक्सेस करना है। देन उसका जो लॉगिन का पेज होता है वो लॉगिन के पेज पे आपको एक्सेस करना है। अब लॉगिन के पेज पे आपको पहले तो जो भी पैन नंबर है वो एंटर करना है। देन ये वाला जो चेक बॉक्स है इसे सिंपली आपको टिक करना पड़ेगा और यहाँ पे जो भी पासवर्ड है आपका वो पासवर्ड एंटर करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आपको जो डैशबोर्ड नज़र आ रहा है वो डैशबोर्ड पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फाइल नाउ वाला। अदरवाइज आप यहाँ से भी वो चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, यहाँ से भी हो सकता है और यहाँ से भी। तो सिंपली जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको असेसमेंट ईयर के लिए पूछा जाएगा और करंटली जो असेसमेंट ईयर है वो है 2023-24, माने आप जो रिटर्न फाइल कर रहे हो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए फाइल कर रहे हो। ये मोड रहेगा हमारा ऑनलाइन। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हो तो ऑफलाइन भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पहले से वो जो भी उसकी फाइल होती है XML वगैरह जनरेट करना होता है। तो उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिंपली ऑनलाइन ही फाइल करेंगे। देन कंटिन्यू पे क्लिक करना है आपको। हमने ऑलरेडी एक जो रिटर्न है हमारा वो उसकी जो डिटेल है वो फीड करके रखी हुई है। ओके, उसे ओनली सबमिट करना बाकी है। तो चीज़ों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए उसकी वजह से ये चीज़ों को पहले से हमने फिल करके रखा हुआ है। ITR 3 अगर आपको फाइल करना है स्टेप यही रहेंगे सेम। आप सिंपली यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करोगे अगर नया रिटर्न फाइल कर रहे हो वो वाले केस में। लोडिंग में थोड़ा वक्त लेगा क्योंकि ये जो साइट है वो कभी काफ़ी स्लो चलती है। अब यहाँ पे कई सारे शेड्यूल आपको पूछे जाएंगे कि कौन कौन से शेड्यूल है जो आप अवेल करना चाहते हो। कुछ डिटेल होती है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती है या फिर आप कभी नहीं बनने वाले हो। जैसे जनरल में आप देखोगे तो ये जो पर्सन है उनका जनरल इन्फॉर्मेशन तो मैंडेटरी है, लेकिन शेड्यूल पोर्टुगीज सिविल एक्ट ये गोवा के जो रहने वाले होते हैं उनके लिए एप्लीकेबल रहता है, तो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं, तो ये ऑलरेडी डिसेबल है। इनकम में आप कौन सी इनकम शो करना चाहते हो, तो सैलरी की इनकम अगर है ही नहीं तो हम यहाँ से निकाल देंगे। कैपिटल गेन हमारा है यहाँ पे। देन शेड्यूल 112A वो होता है, जैसे आप यहाँ पे पढ़ पा रहे हो, डिटेल्स ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की डिटेल हमें यहाँ पे हाँ हम चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की डिटेल हमारे पास हो। देन कुछ और डिटेल है। ओके, अदर सोर्सेज की कोई इनकम नहीं है हमारी, अगर है तो आप बता सकते हो। और वैसे ही कई सारी चीज़ें होती है, वैसे ये कॉमनली यूज़ नहीं होती है। कॉमनली यूज़ कौन से जो शेड्यूल होते हैं, तो सैलरी का शेड्यूल होता है, हाउस प्रॉपर्टी का होता है, कैपिटल गेन का होता है। और कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म है तो ये लॉन्ग टर्म भी एक्सेस करना होता है। और बाकी के जो शेड्यूल होते हैं वो थोड़े समझ लीजिए कोई एडवांस आपकी एंट्रीज है, एडवांस आपके ट्रांजैक्शन है तो वो होते हैं। अदरवाइज जैसे ये क्लबिंग का है, ओके, तो उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे हम। सिंपली यहाँ पे हमने हमारे लिए तीन जो इम्पोर्टेंट इनकम के हेड है वो पिक किए हैं। बिजनेस में कुछ चीज़ें होगी वो डिसेबल नहीं हो पाएगी, जैसे ये आप डिसेबल करना भी चाहो तो नहीं होगा। बैलेंस शीट है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ये अदर इन्फॉर्मेशन है, ये उनके लिए है जो अपना ऑडिट करवाते हैं। अगर ऑडिट नहीं हो रहा है आपका तो आपको इसे छोड़ना है। ओके, तो ये हम नहीं पिक करेंगे। देन शेड्यूल इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन ये चाहिए हमें। और मैं बता दूं कि जो ये रिटर्न फाइल कर रहे हैं ये बिजनेसमैन के लिए फाइल कर रहे हैं जिनको 44 AD में उनके इनकम बतानी है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का बेनिफिट लेना है, और साथ ही साथ उनका कैपिटल गेन भी है, मीन्स शेयर वगैरह बेचे हैं और म्यूचुअल फंड भी उन्होंने बेचे हैं और परचेज भी किए हैं। तो उसकी एंट्री ASI में मैंने देखी थी, जो इनकम टैक्स का फॉर्म होता है, तो उस हिसाब से रिटर्न फाइल कर रहे हैं। देन डेप्रिसिएशन, हमें कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लेना है। ओके, अगर आपके पास कोई एसेट है, ओके, और वो एसेट आपकी फिक्स एसेट है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, जैसे कंप्यूटर है, फर्नीचर है, ओके, कुछ भी हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी भी हो सकती है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आता है, हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं सिंपली आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे फाइल करना है आपको, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे मिलेगी आपको।
चलिए डिडक्शन की बात करें तो 10AA में आप डिडक्शन, अगर सैलरी के कोई डिडक्शन है और क्लेम करने हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आई थिंक एग्जेम्प्ट इनकम पे आपको ये वाला जो शेड्यूल है उसी में मिल जाएगी, लेकिन हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। ATGP हमें क्लेम नहीं करना। वैसे कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि कुछ जो शेड्यूल है वो आप पिक नहीं करोगे, फिर भी जब आप रिटर्न फाइल करते हो तो उसकी डिटेल देनी पड़ती है। मीन सिंपली 0 ही फिगर बता दो, लेकिन देनी पड़ती है। 80D हमें क्लेम करना है। 80 वाला जो 80 है ये हमें क्लेम नहीं करना है। ये किन के लिए है तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपके 80IA, IB वगैरह डिडक्शन है तो वो भी क्लेम नहीं करने। चैप्टर 6A हमें क्लेम करना है, और ये कुछ करने के बाद डिडक्शन में हमें 2 तरह के शेड्यूल है। देन यहाँ पे जो TCS है, TDS है, उसमें कुछ क्लेम वगैरह बनता है, आपका TDS कटा है तो वो वाले केस में। अदरवाइज हमारे लिए ये 2 पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है, बस और कुछ नहीं चाहिए। TDS है नहीं, TDS कटा नहीं है, अगर TDS अपने आप ही वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर करंट ईयर लॉस आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो ये वाला शेड्यूल है। अगर पिछले साल का जो लॉस है वो आपको ये साल में मीन्स रिफ्लेक्ट करवाना है तो वो अपने आप हो जाता है। वैसे तो आप अभी देखोगे कैरीड फॉरवर्ड में डिटेल्स ऑफ करंट ईयर लॉस, ये साल का लॉस आपको फॉरवर्ड करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है तो वो वाले, और ये करंट ईयर का लॉस बताना है। चलिए देन AMT हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन देखिए हम AMT को ट्राई कर रहे हैं कि उसे डिससिलेक्ट करें, लेकिन नहीं हो रहा है। तो कुछ चीज़ें होती है वो यहाँ पे अपने हिसाब से ही हो जाती है, तो वो नहीं करनी है आपको। चलिए कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर से एक बार डिस्क्लेमर दे रहा है कि ये वगैरह है। चलिए कंटिन्यू करेंगे। आपको बताया जा रहा है कि आपके 19 शेड्यूल है जिस पे आप काम करने वाले हो। वैसे कुछ शेड्यूल हमारे काम के नहीं है, लेकिन वो मैंडेटरी है इसलिए बता रहे हैं। चलिए पहला जो पेज है जनरल इन्फॉर्मेशन का, जो डिटेल हमने फीड की है उसके हिसाब से आपने 115 BAC आगे के साल में मीन्स नया टैक्स रेजिम है वो आपने पिक किया था क्या? नहीं किया था। देन करंट ईयर में आप अपनाना चाहते हो तो नहीं, ये साल में भी हमें नहीं चाहिए, वो कंटिन्यू करेंगे। अब एग्जाम्शन के लिए आपको पूछा जा रहा है, वैसे बता रहा है लेकिन वो स्किप हो गया अपने हिसाब से, क्योंकि सैलरी की डिटेल तो हमने दी ही नहीं थी। हमने बताया था कि सैलरी की डिटेल हमें नहीं चाहिए, तो वो स्किप हो गया अपने हिसाब से। देन कंटिन्यू करना है, और यहाँ पे आपको जो आपके चैप्टर 6 के जो डिडक्शन है उसके बारे में पूछा जाएगा। तो डिडक्शन में क्या आप डोनेशन क्लेम करना चाहते हो? नहीं। साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए जो 80A है, आई थिंक 80GGA, ओके, तो वो भी क्लेम नहीं करना है। क्या आप डिडक्शन क्लेम करना चाहोगे? आर यू क्लेम 80GG? ये रेंट का है, अगर रेंट पे करते हो वो वाले केस में। और जैसे कि मैंने बता रखा कि ये ऑलरेडी डिटेल हमने दे रखी है, तो 80C में अगर आपका कोई डिडक्शन क्लेम करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे ये वाले यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिगर यहाँ पे एंटर करनी है। अदरवाइज़ आपको जब 80C का जो मिड शेड्यूल आएगा पूरा फिल करने का, तो वहाँ पे वो कर पाओगे आप। 80CCD क्लेम नहीं करना है तो नो बताया है। 80D के लिए हम यस करेंगे, ओके, और जब रिक्वायर्ड होगा तो हम फिल कर लेंगे। 80E नहीं क्लेम करना है। 80TTA भी नहीं क्लेम करना है। अगर कोई सेविंग बैंक अकाउंट से आपका इंटरेस्ट बनता है 10,000 या उससे कम भी हो तो आप बता सकते हो, मीन्स उस 10,000 तक वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। चलिए इसे छोड़िए, ये भी नो रहेगा, कंटिन्यू करेंगे। तो आपको जो भी मीन्स आपके लिए जो सूटेबल है, आपके लिए जो एलिजिबल है, वो डिडक्शन आपको क्लेम करना है। चलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप 44AD में क्या अपनी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अकॉर्डिंग आपकी बिजनेस की इनकम बताना चाहते हो? यस। तो बिजनेस है हमारा तो 44AD क्लेम कर रहे हैं। अगर प्रोफेशन है तो 44AD में आप क्लेम कर सकते हो, तो उसे छोड़ते नो है। ए भी नहीं चाहिए हमें, और 35AD भी नहीं चाहिए। जो कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस होते हैं उसके लिए डिडक्शन होते हैं कुछ, वो क्लेम कर सकते हो आप। चलिए, तो 44AD बिजनेसमैन के लिए, 44AD प्रोफेशनल्स के लिए, 44AE होता है जिनका बिजनेस गुड्स करिए जिसका होता है, ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस होता है। तो सिंपली अभी समझ लिए 44AD हमें क्लेम करना, हमने यस किया, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ज़्यादा चीज़ों को एलोबरेट नहीं करूँगा, मैं सिंपली बता रहा हूँ कि ITR 3 आपको कैसे फाइल करना है, ओके। अगर और भी कुछ डिटेल आपको पल्ले नहीं पड़ रही है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, तो पॉसिबल होगा तो हम दूसरी वीडियो दैट पर्टिकुलर टॉपिक पे बना लेंगे।
चलिए, तो अब ये जनरल इन्फॉर्मेशन आप जैसे कंप्लीट करोगे तो नेचर ऑफ बिजनेस वाला जो शेड्यूल है उसको आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। आपको ऐड अनदर बिजनेस जैसे ये है वैसे ही ऐड बिजनेस वाला ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको कोड, जो भी आपका बिजनेस का कोड है वो बताना है। अगर कोई बिजनेस का नाम दिया हुआ है तो वो यहाँ पे मेंशन करना है, ट्रेड नेम देना है। अदरवाइज जो भी क्लाइंट का आप रिटर्न फाइल करो उनका नाम यहाँ पे बताना है। डिस्क्रिप्शन में उनका जो भी काम है, जैसे यहाँ पे कंसल्टेंसी वर्क बताया तो वो बताना है। सिंपली कन्फर्म पे करना है। तो नेचर ऑफ बिजनेस वाला जो दूसरा ऑप्शन है वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। देन अब जो तीसरा ऑप्शन है पार्ट BS मीन्स बैलेंस शीट। ओके, तो बैलेंस शीट आपको बतानी है। जैसे हम यहाँ पे जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो जो पर्सन है उनकी इनकम हमने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अकॉर्डिंग बताई है, तो वहाँ पे अकाउंट मेंटेन करना ज़रूरी भी नहीं होता है। अगर आप करना चाहते हो तो ठीक बात है। तो बैलेंस शीट यहाँ पे हमें बतानी नहीं है, हम सेपरेटली एक बैलेंस शीट बना लेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे हमें नहीं कुछ बताना है। हम नो अकाउंट के केस वाले मीन्स जब आप 44AD में क्लेम करते हो तो नो अकाउंट केस में ये C वाला जो ऑप्शन है बैलेंस शीट में वो आपको मेंशन करना होता है कि आपके डेटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं, स्टॉक कितना है आपके पास, इन्वेंटरी कितनी है और कैश बैलेंस कितना है। तो ये 4 चीज़ें आपको बतानी होती है। वो चारों को आप 0 बता दोगे तो भी चलेगा, लेकिन मेंशन करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे हमने कैश बैलेंस 4 लाख बता के रखा हुआ है। सिंपली इसे भी कंफर्म करना है आपको। और चीज़ें बताई है कि 1 to 5 जो होता है वो अगर अकाउंट मेंटेन करते हो वो वाले केस में इन जनरल शेड्यूल ऑडिट इन्फॉर्मेशन आइटम 6 to be filed नो वगैरह वगैरह सारी चीज़ें बताई गई है। तो सिंपली मैं आपको बता दूं, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपका भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अकॉर्डिंग जैसे नेचर ऑफ बिजनेस में आपने बताया था तो C वाला जो ऑप्शन है उसी में डिटेल देनी है। कौन कौन सी डिटेल है हमने अभी डिस्कस की है। चलिए, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की बात करें तो उसमें कुछ भी फीड नहीं करना, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग से लेके कुछ भी हमारे पास कोई भी कंसल्टेंसी वर्क है और मैन्युफैक्चरिंग से लेके कोई भी हमारा एक्सपेंस है कुछ भी नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि ये तो सर्विस प्रोवाइडर है। तो ये एक शेड्यूल है वो कंपलसरी है, कोई बात नहीं, इसे कंफर्म कर लेना है। अब वैसे ही आपको ट्रेडिंग अकाउंट का भी मीन्स एक शेड्यूल मिलेगा। उसको भी आपको, ट्रेडिंग है नहीं अपने पास तो ट्रेडिंग का भी आपको ये वाला जो मीन्स शेड्यूल है उसे सिंपली कंफर्म करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। चलिए, अब आगे वाला जो शेड्यूल है वो है P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला शेड्यूल है। अब जैसे कि यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन अगर पढ़ोगे तो डिस्क्रिप्शन में बताया गया है 13 से लेके 60 तक के जो सीरियल नंबर है वो अगर आप अकाउंट मेंटेन करते हो तो वो वाले केस में आपको वहाँ पे डिटेल भरनी है। अदरवाइज अगर आपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ले रखी है 44AD, 44ADA या 44AE के अकॉर्डिंग, तो आपको 61 से 65 का जो नंबर है वो वाली डिटेल ही बननी है। वो डिटेल आपको कहाँ पे मिलेगी, तो देखिए ये 61 से 65 तो वो नंबर होते हैं। जैसे ये वाले शेड्यूल में आप जाओगे तो देखिए ये नंबर आपको नज़र आ रहे हैं। ओके, तो ये 60 तक है और हमारा अकाउंट मेंटेन नहीं होता है और हमने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ले रखी है, तो वो वाले केस में ये वाला जो टैब है उस पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस हिसाब से चीज़ें नज़र आएगी। यहाँ पे एक्चुअली मैंने ऑलरेडी डिटेल भर के रखी है, अदरवाइज़ ये आपको पूरा बताया जाएगा कि कौन सा जो इनकम है वो आपका एप्लीकेबल है। जैसे बिजनेस की इनकम है तो 44AD रहेगा, प्रोफेशन है तो 44ADA रहेगा, और गुड्स कैरियज मीन्स ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, ओनली ट्रांसपोर्ट बिजनेस फॉर गुड्स कैरियज तो 44AE एप्लीकेबल रहेगा। हमारे लिए है 44AD, तो 44AD में आपको किस हिसाब से डिटेल बननी है, तो 44AD आप अगर पिक करते हो तो आपको वहाँ पे आपका बिजनेस बताना पड़ेगा, नेम ऑफ बिजनेस, और बिजनेस का कोड जो है वो मेंशन करना है आपको। ओके,
और ये जो है ये टर्नओवर है। अगर आपका टर्नओवर बैंकिंग टर्नओवर मीन बैंकिंग से आपको पेमेंट हुई है तो जो भी टर्नओवर होगी वो आपका बैंकिंग का टर्नओवर कंसिडर किया जाता है, और कैश में आपको जो पेमेंट होती है वो एनी अदर मोड कंसिडर किया जाता है। और बैंकिंग का अगर टर्नओवर है तो उसका 6% आप बता सकते हो, मिनिमम 6% या उससे ज़्यादा। ओके, 6% से ज़्यादा ही बताना पड़ता है अगर बैंकिंग का टर्नओवर है तो। अगर नॉन बैंकिंग है मीन्स कैश में पेमेंट हुए है तो उसका आप 8%। अगर आप चाहो तो बैंकिंग नॉन बैंकिंग दोनों को मिला के 8% दिखा सकते हो, और वो भी मुझे ज़्यादा सूटेबल लगता है। तो मैं क्या करता हूँ, जो भी टोटल टर्नओवर हुआ है ये यहाँ पे बताना है आपको, और आपका जो भी टर्नओवर है उसका 8% आपको 8% में 8% से ज़्यादा ही बताना है। वैसे 8% अगर इसका कंसिडर करेंगे, अगर 10 लाख का भी कंसिडर करेंगे तो वो हो जाता है 8,000, ओके 80,000। तो वो तो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। तो अगर आपको मीन्स प्रिजम्पटिव में बेनिफिट ये होता है कि 8% से ज़्यादा, तो 8% जैसे मैंने बताया कि 10 लाख है तो कोई 80,000 तो बताएगा नहीं, ओके, तो उसे ज़्यादा ही रहता है। तो देखिए यहाँ पे 10,23,000 का जो टर्नओवर है टोटल, उस पर 8% से कुछ ज़्यादा ही, देखिए 6,20,000 हमने टर्नओवर बता दिया, ओके। और टैक्स कोई पे नहीं करना है, मुझे मालूम भी है इनके कि कौन कौन से डिडक्शन है, तो वो अभी देखेंगे। तो ये यहाँ पे हमने प्रॉफिट बता दिया। अब सिंपली यहाँ कंफर्म करेंगे इसको भी। चलिए, तो जो हमारा शेड्यूल था पीएन प्रॉफिट एंड लॉस का, उसको भी हमने बता दिया है। अब शेड्यूल पीपी है जिसमें आपको बिजनेस और प्रोफेशन की डिटेल देनी है, ओके। कुछ और भी आपके बिजनेस है, अदरवाइज ये तो एक इनकम है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे बिजनेस और प्रोफेशन अदर देन स्पेकुलेटिव और स्पेसिफाइड बिजनेस, आपका कोई स्पेसिफाइड बिजनेस है या फिर स्पेकुलेटिव बिजनेस है, उसको छोड़ के जो इनकम तो वो हमने ऑलरेडी फीड कर दिया है। जहाँ तक बात है कैपिटल गेन की, तो जैसे ही आप कैपिटल गेन के शेड्यूल पे क्लिक करोगे आपको कुछ इस हिसाब से चीज़ें बताई जाएगी, जिसमें तीसरा और चौथा ऑप्शन हमने पिक किया है। अब ये जो भी कैपिटल गेन से जुड़े ये सारी डिटेल है, और जिस तरह का कैपिटल गेन है, आपकी कौन सी कैपिटल एसेट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा ऑप्शन आपको चूज करना है। तीसरे वाला ऑप्शन है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए, और चौथा वाला ऑप्शन है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए। और ये दोनों एप्लीकेबल है अगर आपका स्टॉक में आप डील करते हो और स्टॉक को लेके आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता है, या फिर म्यूचुअल फंड जो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होते हैं उनके लिए तीसरा और चौथा ऑप्शन पिक करना है। तीसरा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए और चौथा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए। तो 111A और 112A आपको याद रखना है। 111A रहेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए और 112A रहेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए। अभी आपको जो भी दूसरे जो आपको एप्लीकेबल है, अगर आपके कैपिटल एसेट लैंड बिल्डिंग वगैरह है तो ये वाला ऑप्शन रहेगा, तो वो अपने हिसाब से आपको पिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। चलिए, तो पहला जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाला ऑप्शन है वो हमने फीड कर दिया है। दूसरे वाला जो ऑप्शन है वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में डिटेल फीड करने के लिए आपको पहले तो शेड्यूल 112A में जाना पड़ेगा, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ये पेज पे आप आओगे तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे अपलोड CSV, डाउनलोड CSV। तो CSV का एक टेम्पलेट होता है, मीन्स आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर स्टॉक में या फिर म्यूचुअल फंड जो इक्विटी ओरिएंटेड है उसमें अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता है तो यहाँ से ये CSV आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये CSV के अकॉर्डिंग आपका जो भी मीन्स ब्रोकर है उनके पास से ये डिटेल आप ले सकते हो कि मुझे इस हिसाब से डिटेल चाहिए, जहाँ पे कौन सा शेयर है, कौन सा उसका ISIN कोड है, कब खरीदा था, कब बेचा था, सारी डिटेल यहाँ पे फीड करनी है। और अगर मल्टी स्टॉक आपने बाय किए हैं या फिर हो सकता है मल्टी म्यूचुअल फंड में आपने डील की है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता है, तो ये सीट को आपको पहले तो फिल करना है एक्सेल में और फिर उसे यहाँ पे अपलोड कर देना है, तो सारी डिटेल अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इन अनदर केस के जब आपके पास कम डिटेल है, मीन्स आपको पता है कि ज़्यादा बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं है हमारा, तो आप मैन्युअली भी यहाँ पे फीड कर सकते हो। मैन्युअली कैसे करेंगे, चलिए ये
मैंने ऑलरेडी फीड करके रखा हुआ, तो कैसे फीड किया था वो बताऊंगा मैं। देखिए पहले यहाँ पे बताना पड़ता है आपको कि ये जो भी स्टॉक है या जो भी म्यूचुअल फंड है जिसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता है वो स्टेटमेंट में आपको नज़र आता है। ओके, उसके स्टेटमेंट में तो वो 31 जनवरी से पहले या 31 जनवरी को अगर उसको आपने परचेज़ किया था तो ये पिक करना पड़ेगा और सारी डिटेल आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। देखिए उसका ISIN नंबर वगैरह वगैरह सारी डिटेल। और 31 जनवरी 2018 के बाद आपने ये ट्रांजैक्शन की है तो ओनली आपको जो भी टोटल ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें टोटल परचेज वैल्यू जो भी होगी वो डालनी है और जो सेल वैल्यू है वो सेल वैल्यू आपको एंटर करनी है। ओके, सेल वैल्यू यहाँ पे रहेगी, परचेज वैल्यू यहाँ पे रहेगी जिसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोला जाता है और सेल वैल्यू को फुल वैल्यू कंसिडरेशन। ओके, अगर ब्रोकरेज वगैरह के चार्जेस एक्सपेंसेस बनता है तो वो आप यहाँ पे बता सकते हो। तो सिंपली इतनी डिटेल आपको फीड करनी है, मैंने ऑलरेडी फीड करके रखा हुआ है। चलिए, तो इतना करने के बाद आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो शेड्यूल है वो ऑलमोस्ट आपने फीड कर दिया है। चलिए, अगर 112A में जैसे ही डिटेल आप फीड करोगे तो आपका जो पेज है वहाँ कहाँ पे फॉल करेगा तो वो भी मैं बता दूँ। देखिए ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए हम आगे बढ़े थे। देखिए लॉन्ग टर्म की जो डिटेल थी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की वो यहाँ से हम शेड्यूल 112A में गया था। अब जब उसे कंफर्म करोगे तो ये वाले पेज पे ही आप आ जाओगे। ओके, जहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इतना बनता है। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म यहाँ पे ही आपको मिल जाएंगे। अब ये वाले पेज पे टोटल मिल जाएगा और कुछ और डिटेल है लेकिन हमारे लिए इतनी खास इम्पोर्टेंट नहीं है। इन्फॉर्मेशन अबाउट डिडक्शन क्लेम अगेंस्ट कैपिटल गेन के सामने आप कोई डिडक्शन क्लेम करना चाहते हो तो वो यहाँ से कर पाओगे। और ये ऑटो पॉपुलेट है ये डिटेल, तो इसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे। ओके, F वाला जो ऑप्शन है, F वाला ऑप्शन कब आपको ये बताना है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी सिंपली बैक करिए। जैसे इसको कंफर्म करोगे तो आप जो मेन पेज है हमारा शेड्यूल वाला उसके ऊपर आप फॉलो करोगे। अब यहाँ पे हमने कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों डाल दिया है। अब ये वाला जो ऑप्शन है CYLA जो बताया जा रहा है सेट ऑफ करंट ईयर लॉस, अगर ये साल में कोई लॉस आपका बना है तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा और ये पूरा ऑटो पॉपुलेट होगा ये डिटेल। देखिए ये पूरा ऑटो पॉपुलेट होगा और सारी जो आपकी इनकम है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो अपने हिसाब से ही रिफ्लेक्ट होगा। ओके, तो ये बताया जा रहा है अगर कहीं पे सेट ऑफ वगैरह बनता है तो, और इसको करने के लिए तो ये तो ऑटो पॉपुलेट होगा। कौन से वाला? जो CYLA वाला हमारा शेड्यूल है वो, जिसे हम कहते हैं करंट ईयर लॉस। अगर ये साल में कोई लॉस बना होगा आपका, कैपिटल गेन की जो डिटेल भरोगे उसके अकॉर्डिंग आपको ये CYLA का जो डिटेल है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। अब BFLA होता है सेट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, अगले साल का जो भी आपका लॉसेस है। ओके, वो लॉसेस आपका देखिए जो ये BFLA वाला जो ऑप्शन है वो भी ऑटो पॉपुलेट होता है। ओके, ये भी अपने हिसाब से ही ऑटो पॉपुलेट होगा और यहाँ पे बताया गया इफ़ यू हैव ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस प्लीज फील शेड्यूल CFL फर्स्ट। ओके, तो CFL फर्स्ट, आपको CFL वाला जो शेड्यूल है वो पहले रीड करना है क्योंकि वहाँ पे ही डिटेल आप डाल पाओगे। ये ऑटो पॉपुलेट होता है अपने हिसाब से। तो अब यहाँ पे ये जो दोनों शेड्यूल है CYLA जो है करंट ईयर लॉस का, वो जैसे आप ये डिटेल भरोगे कैपिटल गेन के अपने हिसाब से आ जाएगा। BFLA भी अपने हिसाब से भी पॉपुलेट होता है। CFL होता है उसमें आपको कुछ डिटेल आप एडिट वगैरह कर सकते हो।
जैसे यहाँ पे बताया गया है, देखिए आप अगर देख लोगे तो ये पिछले साल का, देखिए पिछले साल का जो भी लॉस था, ओके 2000 था, ये कौन से साल में था, 2000 था आपका 21-22 में, और 22-23 में भी ये लॉस बनता था। 22-23 माने असेसमेंट ईयर, ओके। तो असेसमेंट ईयर, दोनों असेसमेंट का जोड़ के 13,000 समथिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बनता था। अब ये साल में कोई लॉस है नहीं, अगर लॉस होता तो वो यहाँ पे पॉपुलर टोटल ऑफ अर्लियर ईयर ब्रॉड फॉरवर्ड, ओके। तो ये लॉस है वो ब्रॉड फॉरवर्ड गया। अब ये 5,513 है, वो है एडजस्टमेंट ऑफ अबव लॉसेस। BFLA में जो डेटा अपने आप रिफ्लेक्ट होगा, मीन्स आपका कैपिटल गेन बनता है 5,513 का, और लॉस इतना था पिछले साल का जो हमने कैरी फॉरवर्ड किया था, तो उसके हिसाब से ये 8,161 आप देखोगे वो क्या है आगे के साल में, मीन्स 23-24 के। और असेसमेंट ईयर की बात करें तो 24-25 साल के असेसमेंट ईयर में ये अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ऊपर, ओके। और ये लॉस और कैपिटल गेन ये भी बना था हमारा ये साल का, लेकिन पिछले साल का 62,000 समथिंग जो भी है हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस था, ओके। ये दोनों लॉसेस थे पिछले साल हमने मेंशन किए थे, तो उसके हिसाब से ये साल का जो गेन है वो उसके सामने सेट ऑफ हो गया, और अब ये लॉसेस है वो कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रह गया है 56,000, ऑलमोस्ट 57,000 है। और कैपिटल शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की बात करें तो वो 8,000 के करीब है। तो ये अपने हिसाब से ही सेट ऑफ हो गया है जिस तरह से हमने कैपिटल गेन की डिटेल दी थी, ओके। तो पहली बार आप फाइल कर रहे होगे तो आपको असेसमेंट ईयर पिक करके वहाँ पे बताना पड़ेगा कि कौन से ईयर का कितना लॉस है। ये आप एडिट में जाके यहाँ पे जाके कर सकते हो। पहले आपको क्या करना है, जो भी करंट ईयर है, अगर सपोज ये वाला साल है तो आपको पिक करना पड़ेगा, फिर ऊपर आप एडिट में जाओगे और इसके हिसाब से आप एडिट कर पाओगे जो भी आपका लॉसेस बनता है। तो वो स्टेटमेंट वगैरह आप देखोगे तो आपको पता चल जाता है। अदरवाइज पिछले साल का जो रिटर्न है वो देखोगे तो उसमें भी आपको पता चल जाता है कि कितना हमें कैरी फॉरवर्ड करना है। तो जहाँ तक डेटा फीड करने की बात है तो CFL वाला जो ऑप्शन है उसी में, अदरवाइज ये दोनों ऑटो पॉपुलेट होते हैं अपने हिसाब से, सिर्फ कंफर्म करना रहता है इनको। ATD में आपका जो भी ATD से जुड़ा हुआ डिडक्शन है, मीन्स मेडिकल एक्सपेंडिचर या फिर हेल्थ इंश्योरेंस आपने ले रखा है तो प्रीमियम जो पे किया होगा वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, वो है ATD का सेक्शन। अब कुछ सेक्शंस है जैसे ATG ले लीजिए, तो ये हमने ऑलरेडी इसे हमने डिसलेक्ट किया था, ये था नहीं, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि पोर्टल के कुछ हम बोल सकते हैं कि ग्लिचेस एरर वगैरह चल रहे थे, उसके हिसाब से वो शेड्यूल को आपको सिर्फ कंफर्म करना है। तो कुछ भी डिटेल नहीं है, सिर्फ हम कंफर्म करेंगे। तो कुछ शेड्यूल है वो आप डिसलेक्ट करोगे फिर भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हैं, तो बस सिंपली उसे कंफर्म कर लेना है। तो एक ATG हमने कर लिया, देन शेड्यूल 6A में ATC का आपका जो भी डिडक्शन है वो आपको मेंशन करना है। देखिए यहाँ पे हमने बताया हुआ है। देखिए पार्ट B में आपको एडिट में जाके जो भी आपका ATC का डिडक्शन है, मीन्स जो भी इन्वेस्टमेंट रहता है आपका या फिर कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर रहता है, वो ATC में कई सारे डिडक्शन मिलते हैं। तो जैसे यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होगा, प्रोविडेंट फर्म में आपने कंट्रीब्यूट किया होगा, ओके। आपका होम लोन अगर पे करते हो तो प्रिंसिपल अमाउंट होगा, बच्चों की ट्यूशन फीस होगी वगैरह, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। 1.5 लाख तक की लिमिट होती है। तो हमारा 1,13,300 का जो डिडक्शन था वो हमने मेंशन कर दिया। ये एडिट में जाके आपको बताना है। और ATD ऑलरेडी भरा हुआ था तो वो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है 16,500, ओके। और भी कोई डिडक्शन है आपके तो आप यहाँ पे बता सकते हो, अदरवाइज सिंपली आपको इसे कंफर्म करना है। देखिए अब आपने सारे शेड्यूल है वो कंफर्म कर लिए हैं। कुछ शेड्यूल ऐसे हैं जो अपने आप पॉपुलेट हो गए हैं, तो बस सिंपली उसको कंफर्म करना है, उसमें कुछ भी करना नहीं है आपको। देन कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम वाला जो शेड्यूल है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सारी जो डिटेल आपने फीड की है, जो भी इनकम है, जो भी आपके डिडक्शन है वगैरह सारी चीज़ें आपको एक बार
ये कंप्यूटेशन को देख लेना है कि सही है कि नहीं है। ओके, अगर सही है तो इसको कंफर्म करना है। अब लास्ट वाला एक शेड्यूल बचता है और वो है TTI वाला, टोटल टैक्स ऑन टोटल इनकम। अब इसको भी एक बार आपको वेरीफाई कर लेना है। जो भी डिटेल आपको बताई जाएगी कि कितना आपका टैक्स बनता है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे बताई जाएगी। टैक्स का पूरा कैलकुलेशन आपको बताया जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे आपको प्रीव्यू वाला जो ऑप्शन है, अगर कोई टैक्स बनता होगा तो यहाँ पे बताएगा, अदरवाइज प्रीव्यू रिटर्न वाला ऑप्शन है उसे पिक करना है। और यहाँ पे आपका जो क्लाइंट है या आप खुद आपका रिटर्न फाइल कर रहे हो तो कुछ डिटेल वेरीफाई करनी पड़ेगी कि क्या नाम है उनका और वो किस कैपेसिटी से ये वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो ये फॉर्म को आपको पिक करना है, इस हिसाब से यहाँ पे सेल्फ रखना है और सिंपली नीचे जाके आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करना है। अब आपको पूरे फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो बताया जाएगा। आप चाहो इस हिसाब से यहाँ पे शेड्यूल पिक कर सकते हो, उसके ऊपर क्लिक करके उसकी डिटेल यहाँ पे फॉर्म में देख सकते हो। आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो और प्रिंट भी कर सकते हो। अगर फ्यूचर में आपको ये लगता है कि आपके किसी काम का है तो आप इसे प्रीव्यू को डाउनलोड भी कर सकते हो, प्रिंट भी निकाल सकते हो। अब वैलिडेशन पे आपको क्लिक करना है, तो कोई एरर होगी तो आपको बताई जाएगी, अदरवाइज़ यहाँ से आप रिटर्न फाइल कर पाओगे। जैसे ये अभी जून में अभी ITR 3 अभी ही फाइल होना शुरू हुआ है, तो कुछ ग्लिचेस और एरर चल रही है। तो कई बार क्या होता है कि सारी डिटेल आप ठीक से भरते हो फिर भी कुछ वैलिडेशन में एरर बताती है। तो उस हिसाब से कुछ नहीं करना है, ये फॉर्म को भर के रखना है। यहाँ तक जो भी किया है आपने वो अपने हिसाब से ही ये वाले क्लाइंट के अंदर सेव रहेगा। जैसे हमने आपको जैसे लॉगिन किया था तो आपको पता ही होगा कि हमने रिज्यूम किया, तो वैसे ही रिज्यूम कर पाओगे आप अपना एप्लीकेशन। चलिए फिर भी हम देखते हैं, इसे प्रोसीड टू वैलिडेशन करते हैं। तो कुछ भी एरर होगी तो आपको बताई जाएगी। देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल मीन्स फॉर्म में कोई भी जगह पे कोई एरर नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि ये अभी नया ही स्टार्ट हुआ है, ये साल के लिए असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए अभी स्टार्ट हुआ है ITR 3। तो ये वैलिडेट हो जाने के बाद भी कुछ एरर बताता है, तो वो आपको वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। आपको फिर से लॉग आउट करना है और कुछ दिन रुकना, फिर से लॉगिन करोगे और रिज्यूम जो भी आपने डेटा फीड किया है वो ऐसे का वैसा रहेगा। आपको सिर्फ एप्लीकेशन को रिज्यूम करना है और फिर से ये वाले पेज पे आके प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। अगर यहाँ पे भी कोई एरर ऐसी नज़र आती है जो मैं आपको बता रहा हूँ तो वो आप देख पाओगे। चलिए प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे एक एरर बताई रही। और एरर में हमें क्या बताया जा रहा है कि आपका जो शेड्यूल 6A आपने फाइल किया उसमें रेसिडेंट एक्सेस ही हैज़ क्लेम 80U में आपने जो डिडक्शन क्लेम किया है वो 1,25,000 से कम नहीं होना चाहिए और उससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक एरर चल रही है कई वक्त से कि पूरी डिटेल तो हमने ठीक से भरी है, वैलिडेशन भी सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन ये एरर इसलिए आ रही है कि कुछ एरर चल रही है अभी ये जो सॉफ्टवेयर है इनका इसके अंदर। ओके, और ये ऑनलाइन ही भरा जा रहा है, फिर भी कुछ एरर चलती है तो कुछ दिन रुकेंगे, फिर से ट्राई करेंगे। अदरवाइज़ ये जो डिडक्शन की बात करें वो डिडक्शन हमने क्लेम भी नहीं किया है। ओके, ऑलरेडी ये क्लेम भी नहीं किया है, फिर भी ये बता रहा है ये कुछ ऐसा वैसा। तो ये खुद की पोर्टल की खुद की कुछ एरर है, वो अपने हिसाब से बता रहा है। आपको कुछ भी नहीं करना है, इसे अवॉइड करना है। वेरिफिकेशन का ट्राई करोगे आप तो भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करोगे फिर से वही एरर आएगी, तो कुछ नहीं करना है। अगर जेसन फाइल आप डाउनलोड करना चाहते हो तो कर सकते हो। जेसन फाइल का यूज़ करके इसकी जो ऑफलाइन यूटिलिटी है और अभी जो अवेलेबल है वो है XML फाइल, आपको एक्सेल फाइल जो है, तो एक्सेल में ये डेटा आपको डालना पड़ेगा। XML ये जेसन फाइल है वो उसको अपलोड करना पड़ेगा। और मीन्स ऑफलाइन आप पहले रिटर्न फाइल करोगे और फिर से जो ऑफलाइन वाला मोड था ऑनलाइन और ऑफलाइन वो ऑफलाइन करोगे और ये जो भी आपने फाइल आपने जनरेट की होगी वो फिर से यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। लेकिन ये वाली एरर मेरा मानना है कि वहाँ पे भी आएगी, तो रुकना है कुछ दिन के लिए। अभी ये वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, अदरवाइज़ यहाँ पे आपने कंप्लीट कर दिया। आप जैसे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करोगे 3-4 ऑप्शन आपको नज़र आएंगे, जिसमें से एक होगा आधार OTP वाला। वहाँ पे आपको आधार OTP पिक करना है और जैसे आधार OTP से आप
नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा आधार के साथ, उसके ऊपर OTP आएगा, वो OTP एंटर करोगे और जैसे सबमिट करोगे तो आपका रिटर्न ई-वेरीफाई हो जाएगा। फिर रिटर्न ओनली सबमिट करना है, सबमिट पे क्लिक करना है तो आपका रिटर्न सबमिट हो जाएगा। एक बार रिटर्न सबमिट होने के बाद आपको ये ई-फाइलिंग वाला ऑप्शन है, वहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है, व्यू फाइल रिटर्न पे क्लिक करना है तो आपने जो भी रिटर्न फाइल किया होगा वो यहाँ पे नज़र आएगा। अब उसका ITR-V का जो रिसीट होता है वो आप डाउनलोड रिसिप्ट से कर पाओगे और डाउनलोड फॉर्म से पूरा फॉर्म आप डाउनलोड कर पाओगे। अगर जेसन फाइल उसकी डाउनलोड करनी है तो यहाँ से कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आप कर पाओगे। अगर ITR-3 फाइल करना है तो कैसे फाइल करोगे वो पूरी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अभी के चलते कुछ एरर है पोर्टल में तो वो हो रहा है, लेकिन दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने बताया था, देखिए फाइल नाउ में आप फिर से जाओगे और अब यहाँ से 23 चॉइस पिक कर लोगे। ऑनलाइन मैंने जो बताया, अदरवाइज़ आपने XML फाइल वो आपने डाउनलोड कर ली थी। तो ऑफलाइन यूटिलिटी से आप जो भी, देखिए ऑफलाइन यूटिलिटी में जाओगे, ऑफलाइन पे क्लिक करोगे, ओके, यहाँ पे ओरिजिनल रिटर्न, यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताओगे, ITR टाइप बताओगे और कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट करोगे तो आपको बोला जाएगा कि वो फाइल आपको अपलोड करनी है जो XML आपने बनाई थी, ओके, तो वो अपलोड करनी है। तो ऑफलाइन यूटिलिटी से वो यही चीज़ें बननी है, ऑफलाइन यूटिलिटी में सिर्फ यहाँ पे अपलोड करना होता है। और ऑनलाइन में हमने जो सीधे किया वो सिंपली कंटिन्यू करोगे तो देखिए आपने जो भी फॉर्म भरा होगा, अगर एरर पोर्टल के चलते आ रही है तो कुछ दिक्कत नहीं है, आपको रुकना है कुछ दिन के लिए, फिर से यहाँ से रिज्यूम करके वो जो भी डिटेल है वो अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आपको सिर्फ से वेरिफिकेशन का जो पेज है उस पर चले जाना है और अगर वेरिफिकेशन होता है, OTP मिल जाता है तो यहाँ से हो जाएगा। तो कुछ दिन के लिए आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि ये पोर्टल की कुछ एरर चल रही है। अदरवाइज़ आपको कोई एरर नहीं आती है तो सिंपली आप अपना रिटर्न सबमिट कर पाओगे। तो ये थी डिटेल कि अगर आपको ITR-3 फाइल करना है तो कैसे फाइल कर पाओगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।